हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। संस्कृत शिक्षण विधियों का आगे का क्रम हम जारी रखते हैं और इस वीडियो को तैयार किया है हमने। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कितने प्रश्न आप हल कर पाते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उत्तर दें। प्रश्न नंबर आगे इसी क्रम से शुरू होगा, यानी 100, 200, 300, 500 इतने प्रश्न होते चले जाएंगे। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जो कि धारा 29 में लिखा हुआ है आरटीई के, सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो कि प्राथमिक स्तर पर पहले शुरू किया गया। ठीक है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में वर्ष में कुल कितने समेटिव असेसमेंट जो कि संकलात्मक मूल्यांकन कहा जाता है, जो कि आपका जो टेस्ट होता है ना, बोर्ड टेस्ट हो गया, वार्षिक परीक्षा हो गई, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो गई, ये दो नाम होते हैं। तो ये वर्तमान में कितने लिए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है 2। यानी वर्तमान में अर्धवार्षिक और वार्षिक के नाम पर 2 परीक्षाएं ली जाती है। बाकी छोटे छोटे जो एफ है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, वो जैसे 10 नंबर का टेस्ट इस तरह से अलग होते हैं। ठीक है, सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भाषा में विशिष्ट वाचन व्यतिक्रम संबंधित होता है। भाषा में विशिष्ट वाचन, जब हम विशेष करके वाचन करते हैं और वहां अयोग्यता नजर आ जाए आपको कि भाषा में वाचन करते हुए कोई अयोग्यता है। विशिष्ट वाचन का मतलब तो वही हुआ कि कोई विशेषता आ गई वहां पर, या तो वाचन रुक रहा है या ज़्यादा तीव्र है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो व्यतिक्रम संबंधी, व्यतिक्रम मतलब एक जो क्रम टूटा है। जैसे बोलने में, जब हम पढ़ने में, जब हम भाषा का विशिष्ट वाचन करते हैं, हम वाचन को कहते हैं पठन। जब हम पठन कर रहे होते हैं उस समय जो क्रम टूट रहा है, पढ़ने में शुद्धता है, वाचन की परिशुद्धता है, गति है, बोध है, समझने की स्पीड और शुद्धता। सही नहीं बोलना, बी को डी या त को ध, इस तरह से कुछ भी बोल देना, स को को स, इस तरह से बोल देना। ये जो समस्या आती है वो लिखने की गति के साथ साथ में लिखने की गति को तो देती है। तो हम कह सकते हैं डिसलेक्सिया जो प्रकार है, डिस्प्ले पढ़ना, जो पठन संबंधी अयोग्यता है, उसका संबंध है विशिष्ट वाचन। वाचन शब्द आपको पकड़ना है, वाचन से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो वाचन की परिशुद्धता के लिए, यानी शुद्ध करने के लिए वाचन को आपको क्या करना चाहिए, बालक को पढ़वाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसे थेरेपी भी दी जाती है कई बार। और जो समस्या है वो लिखने की गति होती है। ये जो समस्याएं कह सकते हैं हम, वाचन की परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या, लिखने की गति होती है। और जैसे स को श लिखना, उच्चारण करना और पढ़ना। ठीक है, अगला प्रश्न, बालकों में भाषाई विकास में उपयोगी है। जब भी बालकों का भाषाई विकास होता है, लिखना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करवाना चाहिए बालकों का, जिससे उनका भाषाई विकास बढ़ता रहे। क्या समृद्ध भाषा परिवेश देंगे, क्या अनुकरण ज़्यादा करवाएंगे, क्या विद्यालय व घर परिवार की भाषा में समानता रखेंगे, या उपर्युक्त तो सभी। तो बिल्कुल सही आंसर है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यदि अनुकरण नहीं करेगा तो जब तक सुनेगा नहीं तब तक अनुकरण कैसे होगा, और सुनेगा नहीं तो बोलना कैसे सीखेगा, और अभ्यास नहीं करेगा तो बोलना कैसे आएगा, लिखना कैसे आएगा। विद्यालय घर परिवार की भाषा सबसे अच्छी होगी तो ज़्यादा अच्छे से विकास होगा। समृद्ध भाषा परिवेश मिलेगा तो अच्छे से विकास होगा। डी आंसर। तो सबसे पहले भाषा की सहजता ही क्या है, अनुकरण। अनुकरण, बालक जन्म से ही अनुकरणात्मक होता है और अभ्यास के द्वारा उसको भाषा में विद्वान बनाया जाता है, या भाषा कौशल अच्छे से सिखा दिया जाता है। भाषा शिक्षण के अभ्यास का सिद्धांत, प्रैक्टिस हम ज़्यादा करते हैं, अभ्यास ज़्यादा करना पड़ता है। तो समर्थन किस विद्वान ने किया है, तो 3+5, आपको पता होगा 3 मुख्य नियम, 5 गौण नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। तो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, ठीक है, ये जो नियम है ये थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। तो थॉर्नडाइक की जो परिभाषा है भाषा के शिक्षण के संबंध में, थॉर्नडाइक कहते हैं भाषा क्या है, एक कौशल है जिसे हमें सीखना होता है। भाषा एक कौशल है, बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल। ये जो LSRW है ना, ये LSRW कौशल है। उसी तरह से थॉर्नडाइक कहते हैं कि भाषा एक कौशल है और इसका विकास आप कैसे कर सकते हैं, अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं। यानी जो कौशल होते हैं ना, उनका विकास, उनका डेवलपमेंट अभ्यास पर निर्भर करता है, किसी और चीज पर नहीं। तो अभ्यास का सिद्धांत किसके आधार पर है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के आधार पर है। और इसीलिए इनकी परिभाषा क्या है कि भाषा एक कौशल है जिसका विकास आप अभ्यास के द्वारा ही कर सकते हैं। भाषा के कलात्मक और भावात्मक दोनों पक्षों के लिए अभ्यास सर्वथा आवश्यक है। कौन सा पक्ष, एक तो कलात्मक पक्ष
यानी आपके लिखने की शैली, मतलब कला कैसी है, उसे भाव, ये सब क्या है, कला ही है। पढ़ाना और पढ़ना कला है। ये जैसे कहा जाता है ना कि पढ़ाना और पढ़ना कला है, डॉक्टर एन एन मुखर्जी भी कहते हैं। तो उसी तरह से भावात्म एक आपका भावात्मक पक्ष जो है, इन दोनों में आपको अभ्यास की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सी हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौती नहीं है? जैसे कि प्रशिक्षित शिक्षक, हाँ, पढ़े लिखे शिक्षक हमें क्या मिल जाते हैं। भाषा प्रयोगशाला में संसाधनों की कमी, हाँ बिल्कुल है। शिक्षण विधियों में नवाचार का अभाव चल रहा है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय बोलियों का उच्चारण पर असर पड़ता है, सही है। लेकिन शिक्षक अध्यापक तो हमें मिल ही रही है ना, ग्रेजुएट, और ऊपर से 4-4 बार टेस्ट देने वाले, कई सालों तक पढ़ने वाले, तो ये कोई समस्या नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भाषा शिक्षण में ये समस्या नहीं है, बाकी चीज़ें समस्या है। जैसे नवाचार नहीं हो रहे हैं, प्रयोगशाला नहीं है, क्षेत्रीय बोलियाँ ज़्यादा है, तो ये चीज़ें असर करती है, प्रभाव डालती है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के संबंधी कितने चरण होते हैं? जब भी हम बालकों का उपलब्धि परीक्षण करते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो 5 चरणों में उनका टेस्ट लिया जाता है। इसका ऑप्शन है बी करेक्ट आंसर है। 5 चरणों में हमें टेस्ट लेना होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें जो टेस्ट लेना है उसमें कौन कौन से उद्देश्य आ जाने चाहिए, तो उद्देश्य का निर्धारण हमें करना पड़ता है, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये उद्देश्य हमें पहले निर्धारित करने होते हैं कि इन उद्देश्यों के टेस्ट के लिए हम उपलब्धि का परीक्षण करेंगे। फिर जब उद्देश्यों का निर्धारण हो जाता है तो एक अभिकल्प बनाना पड़ता है, अभिकल्प निर्धारण होता है, अभिकल्प निर्धारण होता है, ठीक है। उसके बाद हमें नील पत्र का निर्माण करना होता है, जो ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उन नील पत्रों के आधार पर प्रश्न लेखन किया जाएगा, प्रश्न लेखन, प्रश्न निर्माण किया जाएगा, और अंत में समंकन किया जाएगा, समंकन, ठीक है। पहले उद्देश्यों का निर्धारण करो, फिर अभिकल्प निर्माण करो, उसके बाद नीलपत्र का निर्माण, प्रश्न लिखो और समंकन कर लो, ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की किस शिक्षण विधि के द्वारा पढ़ाने पर पद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? जब भी हम हिंदी भाषा की शिक्षण विधि की बात करते हैं, ऐसी शिक्षण विधि जिसमें गुण दोषों की बात की जाती है, वो समीक्षा होती है। समीक्षा का मतलब भी होता है गलत और सही का बताना, और पद्य के गुण पढ़ाते समय क्या करते हैं, पद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है। अब आपको ये पता लग गया होगा कि पद्य शिक्षण में जब भी हम समीक्षा करेंगे तो 2 पद्यों के आधार पर तुलना करेंगे, और तुलना पे आपको व्यतिरेक की विधि भी प्रयोग करनी पड़ सकती है, ठीक है। व्यतिरेक विधि भी प्रयोग करनी पड़ सकती है, तुलना करनी पड़ती है, इसलिए 2 पद्यों में तुलना करके पढ़ाना, और समीक्षा विधि में तो गुण दोष बताने पड़ते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक हिंदी की पाठ योजना का निर्माण करने के लिए क्या करता है? छात्र संख्या का मापन करेगा, पुस्तकों का संचय करेगा, सिद्धांतों की खोज करेगा, या पाठ्य पाठ्य सामग्री का अध्ययन करेगा? तो एक शिक्षक हिंदी की पाठ योजना का निर्माण कर रहा है तो उसे क्या चाहिए? उसे पुस्तकों का संचय नहीं करना है, उसे संख्या भी ज्ञात नहीं करनी है, उसे सिद्धांतों की खोज भी नहीं करनी, उसे तो पाठ्य सामग्री जो चीज़ है ना, पाठ्य सामग्री का अध्ययन करना है। क्योंकि एक शिक्षक विद्यालय में कक्ष में जाने से पूर्व क्या करता है? स्वयं अध्ययन करता है। ये याद रखना है आपको। क्या एक शिक्षक कक्षा में जाने से पहले स्वयं अध्ययन करेगा? हाँ, सफल शिक्षक वही है जो कक्षा में जाने से पहले खुद पढ़ लेता है। तो पाठ योजना निर्माण के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? पाठ योजना बनाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा कि किस हिसाब से पाठ योजना बनानी है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि निगमन विधि का परिष्कृत रूप है, मजा हुआ रूप है? तो निगमन विधि सूत्रों से चलती है और सूत्र विधि ही यहां साफ साफ लिखा हुआ है, सूत्र विधि, तो आंसर इसका यही होगा। सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि, जब हम सूक्ष्म शिक्षण करते हैं और एक एक कौशल, जैसे श्यामपट्ट कौशल, प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, ठीक है, इनका जब हम अभ्यास करवाते हैं तो जब प्रतिपुष्टि देते हैं तो पृष्ठ पोषण टेप या रिकॉर्डर के द्वारा किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब सामने आपके सामने अभ्यर्थी नहीं बैठे हुए हैं तब आपको स्वयं सुन करके स्वयं पृष्ठ पोषण देना है, टैप रिकॉर्डर या टैप के द्वारा। तो वहां स्वयं पृष्ठ पोषण हो जाता है, सहपाठी के द्वारा नहीं, पर्यवेक्षक के द्वारा नहीं, स्वयं पृष्ठ पोषण हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।
मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना बेसिक शिक्षा के जन्मदाता कहे जाते हैं महात्मा गांधी। गांधी जी ने प्राथमिक स्तर पर, देखिए याद रखना है आपको, उच्च स्तर पर नहीं, उन्होंने कहा था कि कम से कम प्राथमिक स्तर पर तो इसे शुरू कर ही दो, और 1935 में इन्होंने अपना विचार दिया। इसके बाद 1937 से लेकर 1939 में इन्हीं विचारों को डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा वर्धा में इन्हें पूरा मूर्त रूप दिया गया, बढ़ाया गया, आगे चलाया गया। ठीक है, तो 1935 में विचार दिया गया, 1937 से 1939 लगभग 3 वर्ष तक, 37, 38, 39, 3 वर्ष तक डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वर्धा में, ठीक है, महाराष्ट्र में इसे मूर्त रूप दिया, आगे बढ़ाया। निम्न में से कौन सी विधि द्वारा हिंदी भाषा के चारों कौशलों का विकास हो सकता है? एकमात्र अनुकरण विधि ऐसी है जिसके द्वारा LSRW का विकास होता है। इसमें अनुकरण में उच्चारण भी शामिल है, अभ्यास भी शामिल है, ठीक है, सारी चीजें शामिल होती है अनुकरण में। पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी, ठीक है, प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक दोनों के लिए। अध्यापक आदर्श व छात्र अनुकरण करता है, इसलिए सब कुछ सीख जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है, यानी नियम से? उदाहरण के स्थूल क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। प्रमाण आपके सामने नियम होंगे, प्रमाण क्या होंगे? नियम होंगे। सूक्ष्म नियम होंगे आपके सामने, और सामान्य क्या होते हैं? सामान्य होते हैं नियम। अब देखो आपके सामने क्या क्या चीजें आपको मिल गई नियम और उदाहरण की। ये नियम मिल गया आपको, प्रमाण क्या है? आपके लिए नियम है। सामान्य क्या चीज होती है? नियम होता है। सूक्ष्म क्या होते हैं? नियम होते हैं। तो प्रत्यक्ष आपके सामने जो उदाहरण है ना, वो आपके लिए प्रत्यक्ष है। आपके सामने जो उदाहरण है ना, वो आपके लिए विशेष है। स्थूल आपके लिए उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो है वो केवल और केवल आगमन विधि के उदाहरण है, या आगमन विधि का सूत्र है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं तो। धन्यवाद।